बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 15.7 जिसका नाम है यील्ड। तो यील्ड का उर्दू तर्जुमा होता है पैदावार। ठीक, तो पैदावार क्या होती है? जब भी एक रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और आपको पता है प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम ये निकालते हैं ना कि कितना प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, यानी इस प्रोडक्ट की पैदावार निकालते हैं, तो हम उसी का नाम यील्ड रख देते हैं। ओके, अब यील्ड दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं एक्चुअल यील्ड, ठीक, और दूसरे को बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक्चुअल यील्ड से मुराद है कि एक रिएक्शन जो है, यानी ये एक रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। एक रिएक्शन आप फिज़िकली यानी प्रैक्टिकली करें, लैब के अंदर एक रिएक्शन करें और उसके अंदर जितना प्रोडक्ट बन रहा है आप उसकी अमाउंट को बोलते हैं एक्चुअल यील्ड। यानी ये एक्चुअल का मतलब क्या होता है हकीकत में। तो जब आप फिज़िकली आप एक्चुअली एक रिएक्शन करवा रहे होते हैं और जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। दूसरी चीज़ होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल का मतलब आप कहते हैं ना थ्योरी से निकला है थ्योरेटिकल। थ्योरी का मतलब होता है जो काम आप पेज के ऊपर करते हैं, आप लिख कर करते हैं। तो अगर आप एक रिएक्शन हाथ से अपने पेपर के ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जब आप एक निकालते हैं ना प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी कैलकुलेशन करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। यानी ये कोई रियल प्रैक्टिकली काम नहीं होगा, ये जस्ट एक पेज के ऊपर थ्योरेटिकली आप लिखोगे और कैलकुलेशन के ज़रिए फार्मूले लगाकर आप जो वैल्यू निकालोगे, कितना प्रोडक्ट पैदा होगा, वो यील्ड कहलाएगी थ्योरेटिकल यील्ड। अब जाहिर है जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा कम होती है, ठीक, जबकि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड आप जस्ट एक तरह की कैलकुलेशन कर रहे हो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम नहीं काउंट करते। ठीक है, जैसा कि वेस्ट होना या रिएक्शन का ख़राब हो जाना, ये कुछ भी काउंट नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा बेस्ट आएगी, यानी ज़्यादा आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है। लेकिन जब वही काम आप एक्चुअली परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम आती होती है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर हैं जो थ्योरेटिकल करते वक्त हम इग्नोर कर देते हैं। जी, तो बच्चे कहता है द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्टेन होगा, यानी हमें मिलेगा जब एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। परफॉर्म करना मतलब एक्चुअल में करना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल यील्ड। अगली बात, दिस यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, यानी थ्योरेटिकल से हमेशा कम होती है एक्चुअल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है उसकी डेफिनेशन बता रहा है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन वी कैलकुलेट। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो जितनी यील्ड या प्रोडक्ट की अमाउंट आती है दैट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। एज्यूमिंग दैट ऑल द रिएक्टेंट्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और हम इसमें क्या एज्यूम कर रहे होते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं ना वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं ना होगा। तो इसलिए एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो एक्चुअल यील्ड है ऑलवेज लेस, यानी कम होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, आगे हमारी बात होगी एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन यानी एक रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं उसकी क्या एफिशिएंसी है, ये कैसे निकलेगी। बच्चे एक थर्ड टाइप होती है परसेंटेज यील्ड। एक हो गई एक्चुअल यील्ड, एक होगी थ्योरेटिकल यील्ड, और थर्ड जो है परसेंटेज यील्ड कहलाती है। ठीक है, सो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालनी है? आप डिवाइड करेंगे, ऊपर रखेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ यील्ड और नीचे रखेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ यील्ड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। चूँकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आती है परसेंटेज यील्ड। अब तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन है, कोई भी फलां रिएक्शन, आगे हम एग्जांपल देखेंगे लेकिन अभी हम सिर्फ कंसीडर करते हैं। एक रिएक्शन में मिसाल के तौर पे आप जब थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं ना तो थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आती है 100 ग्राम। यानी आप जब कैलकुलेशन करते हैं पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर, तो आपके अकॉर्डिंग 100 ग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए।
तो ये होगी थ्योरेटिकल यील्ड। लेकिन जब आप रिएक्शन फिजिकली प्रैक्टिकली लैब के अंदर करवाते हैं तो जो एक्चुअली वैल्यू निकलती है, यानी जो एक्चुअल यील्ड निकलती है, फॉर एग्जांपल वो 50 ग्राम, बिल्कुल आधी आधी वैल्यू आती है। तो आइए इसको परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। इसकी एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल की वैल्यू मैंने बोला 100 है, मल्टीप्लाई 100। तो ये 100 से कट जाएगा तो पीछे बचेगा 50%, क्योंकि ये क्या है, परसेंटेज यील्ड है। तो अब आप देखें परसेंटेज यील्ड आपको क्या बता रही है कि ये जो रिएक्शन हमने करवाया है ना, इसकी एफिशिएंसी 50% है। रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 50% है। ठीक है, तो रिएक्शन कितना एफिशिएंट है ये आपको कौन बताएगा बच्चे, ये आपको परसेंटेज यील्ड की वैल्यू बताएगी। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालनी है, आप एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जी देखिएगा, कहता है अ केमिस्ट इज़ यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, यानी एक केमिस्ट हमेशा क्या जानना चाहता है कि एक रिएक्शन की कितनी एफिशिएंसी हो रही है। विच इज़ कॉमनली एक्सप्रेस, जो हम कॉमनली कैसे निकालते हैं, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल यील्ड विद द थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। यानी हम जब एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं ना किसी भी रिएक्शन की, तो बच्चे हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। और परसेंटेज यील्ड का नीचे फार्मूला गिवन है कि परसेंटेज यील्ड इक्वल होती है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूले से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो। और परसेंटेज यील्ड आपको क्या बताती है कि किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी कितने % है। जी बच्चे, अब मूव करते हैं 15.17 एग्जाम्पल के ऊपर। तो इसमें बोला गया कि एक केमिस्ट है जो कि रिएक्ट करवा रहा है 50 ग्राम ऑफ जिंक, ठीक है, एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे ना हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जाननी है जिंक और नाइट्रिक एसिड के दरमियान, और उससे गेट यानी पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा ये वाला कंपाउंड जिंक नाइट्रेट। जी बच्चे, तो 15.17 एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए। तो वो क्या है कि सबसे पहले जिंक रिएक्ट करता है HNO3 के साथ। बच्चे ये जो HNO3 है ना, ये नाइट्रिक एसिड होता है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसके 2 मोल्स का रिएक्शन करवाया जाता है। इससे क्या चीज़ पैदा होती है, जिंक नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है ZnNO3 ट्वाइस। ठीक हो गया। और साथ में एक और बाय प्रोडक्ट निकलता है हाइड्रोजन, जो कि यहाँ से निकला है। देखिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, तो मैंने H2 लिख दिया। अब ये चीज़ कि जो जिंक है इसकी अमाउंट कितनी है, 50 ग्राम, तो ये भी लिख लेते हैं। और साथ में ये जो जिंक नाइट्रेट ZnO3 है ट्वाइस, इसकी अमाउंट है 80.2 ग्राम, ये भी हम डाटा के अंदर लिख लेते हैं। जी बच्चे, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो जिंक का मैस है वो 50 ग्राम्स है, और जिंक नाइट्रेट का जो मैस है वो 80.2 ग्राम है। जी नेक्स्ट देखें, उसने बोला है कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल यील्ड को और परसेंटेज यील्ड को, यानी आपने 2 यील्ड यहाँ पे निकालनी है। जी तो मुझे निकालनी है थ्योरेटिकल यील्ड ये निकालनी है, और दूसरी चीज़ मुझे निकालनी है बच्चे परसेंटेज यील्ड। ठीक हो गया, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए, आप मोल्स निकालें किसके, जिंक के। सो मोल्स ऑफ जिंक, यानी ये जो जिंक है, जो पहला रिएक्टेंट है ना, इसको देखकर आप इसके मोल्स निकाल लें। तो आपको पता है मोल्स का क्या फार्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक हो गया, मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस जो जिंक का मैस है ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, दैट इज़ 50 ग्राम। तो जिंक के मैस की जगह मैं 50 ग्राम पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय है मोलर मैस जो कि 65.38 ग्राम होता है मोलर मैस। बच्चे ये ज़ुबानी याद करना है आपने, जिंक का मोलर मैस इतना होता है। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 0.76 मोल्स। ठीक, अब मैंने क्या निकाल लिए, मोल्स ऑफ जिंक निकाल लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दीज आर मोल्स ऑफ Zn यानी जिंक। ठीक है,
आइए इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक और काम आप कर लें, आपको बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो प्रोडक्ट है जिसकी हमने यील्ड निकालनी है ZnNO3 ट्वाइस, इसका भी मोलर मास निकाल लें, ठीक है ना। तो आइए इसका मोलर मास निकालते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोलर मास किसका निकालना है, ZnNO3 ट्वाइस, इसका मोलर मास आइए हम निकालते हैं। जी तो बच्चे, ये जो जिंक है इसका मास मैंने आपको यहाँ भी बताया 65.38 होता है, तो जिंक का मास तो आ गया 65.38, सही। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन का जो मास होता है ना वो 14 होता है, और साथ में यहाँ पे शुरू में या लास्ट पे 2 भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 14 वैल्यू को। अगली बात, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और साथ में 3 ऑक्सीजन अंदर हैं और 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 2 हो जाएगा 6, यानी आप ऑक्सीजन के मास को 6 टाइम लेंगे तो साथ में 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जी बच्चे, तो ये है 65.38 ये वाला, प्लस 14 × 2 होता है 28, प्लस 16 × 6 हो जाएगा 96। अब मैं तीनों को जमा कर लेता हूँ, तो आंसर आ रहा है 189.38। ओके, तो बच्चे ये मोलर मास किसका आ गया, जिंक नाइट्रेट का आ गया। सो यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मास और किसका, ZnNO3 ट्वाइस। अब मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ओके बच्चे, अब हम पहला काम ये करते हैं कि हमें 2 यील्ड निकालनी है ना, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज। तो पहली निकालना अब हम शुरू करते हैं, दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड। क्योंकि ये जो मैंने काम अभी किया ना साइड वर्क, ये ज़रूरी है ताकि हम अब स्मूथली काम कर सकें। सो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकलेगी, थ्योरेटिकल यानी हम इस इक्वेशन में कैलकुलेट करेंगे और यील्ड निकल आएगी। तो देखें, जिंक और प्रोडक्ट की होती है ना यील्ड, यानी यील्ड होनी है इस कंपाउंड की, ये प्रोडक्ट है, और हम जिंक के हवाले से निकालेंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ जिंक का मास है, HNO3 जो है उसका मास गिवन नहीं है। ओके, तो अब इक्वेशन को देखें ना, तो जिंक के यहाँ पे 1 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, और ये जो कंपाउंड है प्रोडक्ट जो है इसके भी 1 ही पैदा हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है जिंक का, तो 1 मोल ही पैदा हो रहा है ZnNO3 ट्वाइस का। यानी इससे हमें ये समझ लगी कि जितना जिंक के मोल होंगे उतने मोल ही होंगे जिंक नाइट्रेट के। तो अब मुझे बताना है कि जिंक के कितने मोल्स हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने निकाला हुआ है पहले ही, जिंक के मोल्स जो एक्चुअली में काम हो रहे हैं ना वो 0.76 मोल्स हैं। तो जिंक के तो बच्चे जो एक्चुअल मोल हैं वो 0.7 मोल हैं, 76 सॉरी, ठीक हो गया। तो फिर जितने जिंक के होने उतने ही ये प्रोडक्ट के होने, तो इसके भी 0.76 मोल काम करेंगे ZnNO3 ट्वाइस के, ठीक है। अब आपको इसके मोल्स मिल गए, अब आपने इसका मास निकालना है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है, तो वही तो यील्ड होती है ना। सो हम क्या फार्मूला लिखेंगे, हमें पता है कि मोल्स का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास, ठीक। अब मुझे ये वाला मास निकालना है ना इसका, तो ये जो नीचे मोलर मास डिवाइड हो रहा है ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सिंपली मैं मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मोलर मास, तो मेरे पास आ जाएगा मास। ओके, नाउ बचे मुझे मोल्स किसके पुट करने हैं, तो ये ZnNO3 ट्वाइस, इसके मोल्स जो मैंने निकाले ना थ्योरेटिकली वो 0.76 मोल्स ही निकले ना, तो ये मोल्स की वैल्यू आ गई 0.76 मल्टीप्लाई। इसी कंपाउंड का मोलर मास भी तो चाहिए, तो मैंने वो भी पहले निकाल के रखा है कि मोलर मास ZnNO3 ट्वाइस का होता है 189.38, सो 189.38 सही, और इससे मेरे पास आ जाएगा मास। अब मैं बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ।
तो ये आंसर आ रहा है 143.92। सही हो गया। आप इसके साथ क्या लिखेंगे, ये मैस की वैल्यू है तो आप इसके साथ ग्राम लिखेंगे। ओके, तो ये मैस आ गया और बचे यही आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। ये जो निकालना चाह रहा था मैं कि कितना जो है प्रोडक्ट कितने ग्राम पैदा हो रहा है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, दिस इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अब आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको बचे परसेंटेज यील्ड भी निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज यील्ड अब हम निकालने जा रहे हैं। सो परसेंटेज यील्ड की हेडिंग दी। अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकलती है, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया ना, परसेंटेज यील्ड बराबर होती है बचे एक्चुअल वैल्यू ऑफ यील्ड यानी एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। सो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। अब एक्चुअल यील्ड की क्या वैल्यू, बल्कि पहले थ्योरेटिकल, नीचे जो थ्योरेटिकल है ना उसकी वैल्यू तो यही अभी निकली है ना थ्योरेटिकल यील्ड, तो 143.92 है। सो 143.92 है। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू आपको शुरू में दी गई है, ये देखें, उसने बोला कि मैस ऑफ ZnNO3 ट्वाइस यानी ये जो प्रोडक्ट है इसका मैस है 80.2 ग्राम। तो ये कहाँ से आया, ये रिएक्शन परफॉर्म किया गया और फिर ये वैल्यू निकली है। तो यही हुई ना एक्चुअल यील्ड जो परफॉर्म करने से निकलती है। सो 80.2 आ गया, ठीक हो गया 80.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो अभी निकल आएगी परसेंटेज यील्ड। जी बच्चे, जब मैंने इनको डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 55.7%। सही हो गया। सो ये हमारे पास निकल आई परसेंटेज यील्ड। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।